नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको +2 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर आज अपने जो 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं उसे कंप्लीट करेंगे। और ये आपकी सेकंड यूनिट का है जो 5 नंबर के लिए अपने 5वां 6वां चैप्टर एक साथ पढ़ रहे हैं। तो 5वां चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा और 6वां चैप्टर या तो अपने आज शुरू कर देंगे या नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक था वो कल जो चल रहा था वही टॉपिक है अपना सेलों का संयोजन, सेलों का संयोजन। और आज अपने पढ़ने वाले हैं सेलों का समांतर क्रम संयोजन। सेलों का समांतर क्रम संयोजन। सेलों का समांतर क्रम संयोजन। तो देखिए सेलों का समांतर क्रम संयोजन किस प्रकार से किया जाता है। डायग्राम मैंने कल आपको बताया था। जैसे ये अपने पास में एक सेल है, विद्युत वाहक बल इसका मान लेते हैं E1 है और आंतरिक प्रतिरोध मान लेते हैं कितना है R1 है। ये हमारे पास में क्या है, एक सेल है। इसी तरीके से देखिए ये आपके पास में एक दूसरा सेल है, ये R2 है, ये E2 है। ये एक दूसरा सेल है और इन्हें कौन से क्रम में जोड़ना है, अपने को समांतर क्रम में जोड़ना है। जब भी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इनके ये जो दोनों सिरे हैं इनको एक साथ जोड़ा जाता है। तो ये काम अपने इस और भी करेंगे, इन्हें क्या करेंगे, एक साथ जोड़ देंगे, एक साथ एक प्रतिरोध की सहायता से जोड़ देंगे। ये जो संयोजन हो गया, ये कौन सा संयोजन हो गया, समांतर क्रम संयोजन हो गया। ये पॉइंट बना देता हूँ, जैसे A और B क्या है, 2 पॉइंट है। और इसमें प्रवाहित धारा जो है वो कितनी होगी, I होगी। I धारा प्रवाहित होगी। विभवांतर जो होगा A और B सिरों पर वो कितना होगा, V होगा। ये प्रवाहित धारा I होगी। यहाँ से जो धारा जाएगी वो कितनी होगी, I1 होगी। और यहाँ जो धारा होगी वो कितनी होगी, I2 होगी। तो एक तरफ धारा I1 है, एक तरफ धारा जो है वो कितनी है, I2 है। अपने कौन सा संयोजन कर रहे हैं, समांतर क्रम संयोजन कर रहे हैं। तो आप लोग अगर ध्यान से संयोजन पढ़ रहे हो तो आपने 1-2 बातें देखी होगी, वो कॉमन है। कौन सी, कि जब श्रेणी क्रम संयोजन किया जा रहा था तो उसमें धारा का मान अपने नियत रह रहा था, या तो धारा का मान नियत था या आवेश का मान नियत था। तो जब तक 2 अलग अलग तार नहीं बन जाते तब तक अपनी धारा जो विभाजित नहीं होती। यानी एक तार इस साइड से आ रहा है और आगे जाकर के अगर वो 2 तारों में नहीं बनता है तो नॉर्मली अपनी धारा जो विभाजित नहीं होती। इसका मतलब आवेश भी विभाजित तब तक नहीं होता है। या तो आवेश और धारा जो है विभाजित होगी, क्योंकि ये क्या हो रहा है, बन रहा है। अगर ये नहीं बनता, जैसे ये सीधा रहता तो यहाँ क्या होता, धारा और आवेश नियत रहता। जैसे ये बन जाता है उसमें धारा और अपने जो आवेश है वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग प्राप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं। और जो अन्य प्रकार का संयोजन अपने कर रहे थे वहाँ आप देख रहे थे कि जिन 2 पॉइंटों पर विभव का मान या विभवांतर का मान अपने ज्ञात करें, अगर वो पॉइंट एक समान है, यानी जितने कंपोनेंट आपने लगा रखे हैं उन सभी कंपोनेंट के लिए विभवांतर ज्ञात करने वाले पॉइंट सेम हो, तो आपका विभवांतर जो है वो क्या होता है, आपको एक समान प्राप्त होता है। जैसे यहाँ से आप विभवांतर ज्ञात कर रहे हो, आपको जितना प्राप्त होगा उतना ही आपको यहाँ पर भी विभवांतर जो है वो प्राप्त होगा और उतना ही विभवांतर इस प्रतिरोध R के सिरों पर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ जो विभाजित हो रहा है उसे जोड़िए। यहाँ धारा विभाजित हो रही है I1 और I2, या दोनों धाराएं आपस में जुड़ रही है। I1 और I2 कितना बना रही है, I बना रही है। इसे जैसे मैं समीकरण नंबर 1 लगा करके छोड़ देता हूँ। अपने आप लोग जानते हो V इक्वल क्या होता है, E माइनस का I R होता है। V का क्या फॉर्मूला है, V इक्वल E माइनस का I R। इसे मैं V को तो सेम रखूँगा, आपको I का मान ज्ञात करना होगा। यहाँ से आगे लिखता हूँ मैं, से V इक्वल क्या होता है, E माइनस का I R होता है। और I इक्वल क्या होगा, I इक्वल होगा E माइनस V अपॉन R। ठीक है। और इसे ये भी तो लिख सकते हो, I इक्वल E अपॉन R माइनस का V अपॉन R। इसे लिख सकते हैं ऐसा। इसे एक बार और लिखता हूँ मैं, सेम लाइन को,
लिख दिया। जो सबसे पहला लिखा गया इसे मैं इस सेल के लिए लिखता हूँ, तो इस सेल के अंदर धारा कितनी है, I1 है, तो कितना लिख दिया मैंने, I1 लिख दिया। विद्युत वाहक बल कितना है, E1 है, तो E1 लिख दिया। आंतरिक प्रतिरोध, ये देखिए आंतरिक प्रतिरोध कितना है, R1, तो यहाँ आगे मैंने R के क्या लिख दिया है, R1 लिख दिया। इसी तरीके से विभव कितना है, V है, और आंतरिक प्रतिरोध कितना है, R1 है। विभव कितना है उसके लिए V है। दूसरे के लिए I की जगह क्या आएगा, I2 आएगा। I2 द्वारा प्रवाहित हो रही है विद्युत वाहक बल, दूसरे का E2 है, आंतरिक प्रतिरोध R2 है, आंतरिक प्रतिरोध जो है वो R2 है, और विभवांतर कितना है, V है। I1 और I2 को आपको क्या करना है, इस समीकरण के अंदर रख देना है। समीकरण क्या है आपकी, समीकरण है I इक्वल I1 प्लस का I2, इसके अंदर रख दो, तो ये बनेगा I इक्वल E1 अपॉन R1 माइनस का V अपॉन R1 प्लस का E2 अपॉन R2 माइनस का V अपॉन R2। तो ये बना I इक्वल E1 अपॉन R1 प्लस का E2 अपॉन R2 माइनस का, ये सोल्व करना आप लोग थोड़ा, माइनस का V अपॉन R1 और माइनस का R अपॉन V अपॉन R2 आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अपने इसे सोल्व कर रहे थे, ये था E1 अपॉन R1, ये इसके साथ में आएगा, तो ये आएगा E2 अपॉन R2 माइनस का क्या आएगा, V1 अपॉन R1 और माइनस का V अपॉन R2 आएगा। तो ये बनेगा I इक्वल E1 अपॉन R1 प्लस का E2 अपॉन R2 माइनस का V अपॉन R1 और माइनस का V अपॉन R2 आएगा। इसे देखिए आप लोग किस प्रकार से लिख सकते हो, ये बनेगा I इक्वल, इन्हें मैं एक साथ लिखूँ अगर, तो ये बनेगा R1 R2, एलसीएम इनका ये आया R1 R2 प्लस E2 R1, क्या बना R1 R2 एलसीएम, तो E1 R2 प्लस E2 R1 और माइनस का V और 1/R1 और प्लस का 1/R2, ये बना माइनस का V 1/R1 प्लस का 1/R2 आएगा। अब अपने क्या करते हैं, इसे आगे और सोल्व करते हैं, इसका एलसीएम वगैरह लेते हैं। तो सामने से मैं इसे हटा रहा हूँ, देखिए तो ये देखिए आपका क्या बनता है, ये बनता है I इक्वल ये आएगा एक तो E1 R2 प्लस E2 R1 बटा R1 R2 और माइनस का V और R1 R2 और ये बनेगा R2 प्लस R1। एक ही बात है, R1 प्लस R2 भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये किसका मान है, I का मान है, यानी I इक्वल आया E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस का V R2 प्लस R1 अपॉन R1 और R2 आया। अब आप इसे क्या लिख सकते हो, इसे मैं इस साइड ले आता हूँ, तो ये बनता है V R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 इक्वल E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 और माइनस का I। ये इस प्रकार से अपने इसे लिख सकते हैं। पूरी इक्वेशन के अंदर अपने क्या करते हैं, इस टर्म का भाग लगा देते हैं। तो जैसे ही भाग लगाओगे ये बनेगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 कैंसिल और अपॉन में आएगा R1 प्लस R2। ये टर्म आपके शायद समझ में आ गई होगी, फिर से बताता हूँ अपने क्या कर रहे हैं, अपने V का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो ये जो टर्म है इससे डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को। तो जैसे ही यहाँ आपने डिवाइड किया तो ये जो आपने लिखा हुआ है R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, ये यहाँ से हो जाएगा निरस्त, और ये R1 R2 इससे डिवाइड किया तो ये कैंसिल और अपॉन में R1 प्लस R2 आएगा। माइनस का यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, माइनस का क्या आएगा, माइनस का यहाँ से आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये टर्म आपको प्राप्त होगी। इसे आप लिख सकते हो V इक्वल E इक्वलेंट माइनस R, I और है, V I और है यहाँ, ठीक है, तो I R इक्वलेंट, ठीक है, ये I और है, तो इस यहाँ तो कुछ है ही नहीं, डिवाइड करेंगे पूरी टर्म ही आ जाएगी ये। तो ये बना V इक्वल E इक्वलेंट माइनस का I R इक्वलेंट। इसे अपने इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ एक दो बातें और आपको याद रखनी है, उससे पहले थोड़ा सोल्व करवा देता हूँ। V इक्वल आपने क्या लिखा, RI, अगर ये RI यहाँ लिख देते हो तो ये बनता है E इक्वलेंट माइनस का I R इक्वलेंट। इन्हें एक साइड ले आओ तो ये बनेगा R
प्लस आर इक्वेलेंट आई और किसके इक्वल, ई इक्वेलेंट के इक्वल, यानी आई इक्वल ई इक्वेलेंट बटा आर प्लस आर इक्वेलेंट। ये किसका मान है भाई, ये मान है आपके पास में धारा आई का, किसके बराबर, ई इक्वेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्वेलेंट के बराबर। ठीक है, कुछ एक बातें मैं आपको यहाँ से और बताता हूँ जो आप लोगों को याद रखनी है। कुछ एक बातें और देखिए, एक तो यहाँ से आपको ई इक्वेलेंट का ये मान याद रखना है। ई इक्वेलेंट यहाँ से किसके बराबर लिखा है अपने, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये किसका सूत्र है अभी, ई इक्वेलेंट का सूत्र है, जब कौन से क्रम में जुड़ा हुआ हो, ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ। और आर इक्वेलेंट का सूत्र देखिए, आर इक्वेलेंट का सूत्र होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये किसका सूत्र है, ये आर इक्वेलेंट का सूत्र है। तो ई इक्वेलेंट और आर इक्वेलेंट ये दोनों आपको रखनी है यहाँ पर याद। ठीक है, आर इक्वेलेंट और ई इक्वेलेंट ये फॉर्मूले आपके जो बनते हैं, इन्हें आप लोग याद रख लेना, आपको जरूरत पड़ेगी इन फॉर्मूलों की। और बाह्य परिपथ में धारा का मान भी अपने क्या कर चुके हैं, ज्ञात कर चुके हैं। अब कुछ एक स्पेशल केस की अपने बात कर लेते हैं कि स्पेशल केस यहाँ से क्या बनते हैं। तो इसके जो स्पेशल केस बनेंगे, विशेष कंडीशंस, वो देखिए क्या बनते हैं। तो स्पेशल केस के अंदर एक तो ये कि E1 और E2 अगर क्या हो, बराबर हो। अगर E1 और E2 दोनों मान बराबर हो तो दोनों सेल जब बराबर होंगे तो उनके आंतरिक प्रतिरोध भी क्या हो, बराबर होंगे। यानी एक ही प्रकार के सेल ले रखे जिनके आंतरिक प्रतिरोध भी बराबर है और सेलों के विद्युत वाहक बल भी क्या है, बराबर है। और उन्हें आपने कौन से क्रम में जोड़ दिया है, समांतर क्रम में जोड़ दिए। अगर समांतर क्रम में आप उन्हें जोड़ देते हो तो देखना क्या बनेगा, यहाँ से ये तो बनेगा ई इक्वेलेंट ई आर प्लस ई आर अपॉन 2R। देखिए ये ई के बराबर मान लूँ और ये आर के बराबर मान लूँ, तो ई आर प्लस ई आर अपॉन आर प्लस आर 2R, यानी ये बना 2ER अपॉन 2R। 2 से 2 कैंसिल, R से R कैंसिल, तो ई इक्वेलेंट किसके बराबर, ई के बराबर। यानी ई इक्वेलेंट अपना किसके बराबर है, ई के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर समान विद्युत वाहक बल वाले सेलों को आप लोग क्या करते हो, यानी बिल्कुल समान सेल है जिनके विद्युत वाहक बल बराबर है, जिनका आंतरिक प्रतिरोध बराबर है, उनको आप लोग कौन से क्रम में जोड़ रहे हो, समांतर क्रम में जोड़ रहे हो। तो समांतर क्रम में जोड़ने पर भी उनका जो विद्युत वाहक बल है, उनका तुल्य विद्युत वाहक बल है, वो कितना रहेगा, ई रहेगा, किसी एक सेल के बराबर होगा। यानी सेलों को जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका विद्युत वाहक बल जो है उसका मान क्या रहता है, हमेशा बराबर रहता है। ठीक है, अब देखिए आगे, आर इक्वेलेंट अगर दोनों बराबर होते तो R और R स्क्वायर और R प्लस R 2R ये कैंसिल, R/2। आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, यहाँ पर कम हो जाता और विद्युत वाहक बल जो है वो क्या रहते, बिल्कुल समान रहते। तो जब इनका संयोजन किया जाता है सेलों का, तो समांतर क्रम संयोजन करने का क्या फ़ायदा है, तो आप लोग याद रखोगे कि सेलों का समांतर क्रम संयोजन तब किया जाता है जब विद्युत वाहक बलों का मान समान रखना हो और आंतरिक प्रतिरोध को कम करना हो। तो आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा तो यहाँ से देख सकते हो धारा का मान अपने आप बढ़ जाएगा अगर कौन सा क्रम करते हो आप लोग, समांतर क्रम संयोजन करते हो। तो सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कब किया जाता है, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन तब किया जाता है जब वोल्टता बढ़ानी हो। वहाँ आपने देखा था कि N गुना E का मान बढ़ रहा था और यहाँ विद्युत वाहक बल जो है उसका मान क्या रहता है, समान रहता है। विद्युत वाहक बल समान रखना हो, समांतर क्रम संयोजन कीजिए, बढ़ाना हो, श्रेणी क्रम संयोजन जो है वो कंप्लीट कीजिए। आगे देखते हैं अपने इसमें दूसरा स्पेशल केस कि अगर अपने पास में N सेल जुड़े हुए होते, यानी कितने सेल जुड़े हुए होते, समान विद्युत वाहक बल के N सेल जुड़े हुए होते, तो उनके आंतरिक प्रतिरोध भी क्या रहते, वे सबके बराबर रहते। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध भी बराबर रहते, विद्युत वाहक बल भी बराबर आता, तो उनका ई इक्विवेलेंट तो कितना आ जाता, ई इक्विवेलेंट उनका ई आ जाता, परंतु जो आर इक्विवेलेंट है वो कितना आता, R अपॉन N आता। यानी उनका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो वहाँ पर N क्या हो जाता, कम हो जाता। ठीक है, और बाह्य परिपथ में इसमें जो धारा प्रवाहित होती है उसका मान अगर आप लोगों से पूछा जाए तो वो कितना होगा, वो बनेगा I = E अपॉन R प्लस R बटा N। ये किसका मान है, ये बाह्य परिपथ में प्रवाहित धारा का मान है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग एक दो बातें और हैं जो आपको यहाँ से जाननी चाहिए। एक तो आर इक्विवेलेंट जो है
इसे आप ये लिख सकते हो 1/r इक्विवेलेंट 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है, 1/r1 प्लस 1/r2 सोल्व करके देख सकते हो भैया आप लोग। r1 r2 ये बना r2 प्लस r1, ये किसका मान है 1/r इक्विवेलेंट का मान, तो r इक्विवेलेंट यहाँ से कितना बना r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, ये किसका मान है हमारे पास में आंतरिक प्रतिरोध R का मान है। कुछ एक बातें अगर अपने और देखें यहाँ कि E इक्विवेलेंट जो है इसे अगर अपने डिवाइड करें किससे, E इक्विवेलेंट को अगर अपने डिवाइड किया जाए R इक्विवेलेंट से तो देखिए क्या बनेगा E इक्विवेलेंट बटा R इक्विवेलेंट, तो ये आएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और इसे डिवाइड कर रहे हैं किससे, इसे डिवाइड कर रहे हैं R इक्विवेलेंट से, तो इसे R इक्विवेलेंट से जब डिवाइड किया जाएगा ये बनेगा R1 R2 बटा R1 प्लस R2, ये टर्म यहाँ से कैंसिल, और E इक्विवेलेंट बटा R इक्विवेलेंट बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 बटा R1 R2, ठीक है। इसे अलग डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा E इक्विवेलेंट बटा R इक्विवेलेंट, R2 से R2 कैंसिल, E1 बटा R1 प्लस E2 अपॉन R2, ये बना E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ये मान अपने को यहाँ पर क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो ये अपने पास में E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट जो है उसका अनुपात है, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स आप लोगों को याद रखनी है, इनमें E इक्विवेलेंट का मान और R इक्विवेलेंट का मान जो है वो आप लोग याद रखोगे। तो आगे बढ़ते हैं, अपने अगला टॉपिक आता है अपने इसमें विद्युत ऊर्जा, उसके बाद में विद्युत शक्ति और अधिकतम दूरी तक विद्युत का स्थानांतरण। अपना टॉपिक है नया विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा देखिए किसे कहते हैं। विद्युत ऊर्जा का मतलब होता है किसी निश्चित समय में विद्युत वाहक बल द्वारा विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य, ठीक है। किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित समय में विद्युत वाहक बल स्रोत के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत ऊर्जा कहलाता है। सीधा सीधा आप लोग बोल सकते हो कि जो विद्युत वाहक बल का स्रोत है वो परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए जो कार्य करता है उसी को क्या कहा जाता है, विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। जैसे अपने पास में कोई एक परिपथ है, जैसे ये परिपथ है, इसमें एक सेल लगा हुआ है, ठीक है, ये एक कुंजी है, और आई धारा जो है वो सेल के द्वारा क्या की जा रही है, प्रवाहित की जा रही है। तो आई किसके बराबर होता है, Q अपॉन T के बराबर होता है। यहाँ से Q का मान आप लोग देख सकते हो कितना आएगा, IT आएगा। तो जो अपने कार्य कर रहे हैं वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा विद्युत ऊर्जा के बराबर। कार्य कितना, W किसके बराबर, QV के बराबर। तो W इक्वल क्या आएगा, QV यानी VIT, ये क्या है, किए गए कार्य का मान है, और ये क्या है, ऊर्जा का मान है। तो E इक्वल VIT, या आप लोग जानते हो V इक्वल RI होता है। इससे आप लोग चाहो तो V का मान रख सकते हो। V का अगर मान रखा जाए ये बनता है I² RT। अगर आप किसका मान रख देते हो, V का मान रख देते हो। अगर I का मान रख दो, I का मान रखें तो क्या बनता है, V अपॉन R। तो यहाँ से W इक्वल बनता है I² R और T। ये सारे के सारे जो मान है किसके हैं, किए गए कार्य के मान है। तो अपने जो कार्य कर रहे हैं उसके मान VIT I² RT, I² ये V² अपॉन R, V² या V² रहेगा, V² अपॉन RT। ये सारे मान जो आपको यहाँ पर
प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, इतना ही आपको ये याद रखना है कि ये सारे मान जो अपने को प्राप्त हो रहे हैं, ये मान याद रख रहा हूँ मैं, तो ये रखेंगे तो v² अपॉन r और t आता है। ठीक है, यहाँ से अगर SI मात्रक की बात की जाए विद्युत ऊर्जा के, SI मात्रक की बात की जाए तो ऊर्जा का SI मात्रक आप सभी जानते हो क्या होता है, जूल होता है। SI मात्रक क्या होता है, इसका जूल होता है। इसके अलावा यहाँ से आप लोग देखो अगर इसका मात्रक, तो आपको पता है VI मतलब शक्ति बन रही है, इसका मात्रक क्या होता है, वाट इंटू सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या है, वाट इंटू सेकेंड है, जिसे अपने क्या लिखते हैं, जूल लिखते हैं। एक सामान्य मात्रक जो अपने काम में लेते हैं वो आता है AkWH। एक सामान्य मात्रक अपने इसका क्या काम में लेते हैं, AkWH लेते हैं। ठीक है, ये जो AkWH है ये इसका व्यावसायिक मात्रक होता है, जिसे अपने BOTU बोलते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट मात्रक अपने जिसे बोलते हैं, सीधा सीधा सिंपल भाषा में अपने इसे यूनिट कहते हैं। कितना कहते हैं, इसे यूनिट कहते हैं। और ये यूनिट जो है इसे किससे लिखा जाता है, AkWH से लिखा जाता है। AkWH में अगर आपसे जूल पूछे कितने होते हैं, तो जूल के लिए आपको किलोवाट को किस में बदलना पड़ेगा, वाट में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए। घंटा को मिनट में बदला, फिर उसे सेकंड में बदला, तो 3600 से मल्टीप्लाई, यानी ये बना 1000 गुणा 3600। इसे लिख सकते हो 3.6 गुणा 10 की पावर 5, तो ये आ जाती है, एक अपने पॉइंट लगा दिया इसलिए लिख दी, तो ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल या वाट इंटू घंटा। ठीक है, वाट इंटू किलोवाट घंटा जो ऐसे हमने चेंज कर दिया, तो 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल आता है। ये क्या है, इसका व्यावसायिक मात्रक है। यदि यहाँ से H का मान ज्ञात किया जाता तो H होता W/J। ठीक है, W/J के रूप में अपने क्या कर सकते थे, यहाँ पर H का मान भी ज्ञात कर सकते थे कि अगर अपने जितनी ऊर्जा दे रहे हैं ये सारी किस में बदल जाती, उष्मा में बदल जाती। तो इसे अगर आप लोग लिखते H को, तो सारे फॉर्मूले देखिए आपके पास में क्या बन जाते, सारे फॉर्मूले। एक तो W का आपने यहाँ लिखा हुआ है, ये बनता VIT अपॉन J, एक I² RT अपॉन J, एक बनता V² T अपॉन R और J, V² T अपॉन R और साथ में क्या आएगा, इसके J आएगा। ठीक है, तो ये अपने कैलोरी के अंदर जो है वो H के मान प्राप्त हो जाते हैं। अब अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं शक्ति की, कि विद्युत शक्ति क्या होती है। विद्युत शक्ति, तो विद्युत शक्ति, अभी जो अपने परिभाषा लिखी है उसी को आगे बढ़ाते हैं। अपने बोलेंगे कि विद्युत स्रोत द्वारा धारा प्रवाह के लिए किए गए कार्य की दर। विद्युत स्रोत के द्वारा परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने की दर क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति कहलाती है। विद्युत स्रोत के द्वारा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए किए गए कार्य की विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए किए गए कार्य की दर जो है वो क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति कहलाती है। आप लोग बोल सकते हो कि जो कार्य करने की दर है उसी को अपने क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, यानी P = W/T। तो ये अपने दर की बात आ जाती है, कार्य की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। पूरी बात लिखनी है आपको कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए किए गए कार्य की दर, जो कार्य किया जाता है वो विद्युत ऊर्जा कहलाता है, और जो दर आती है उसे अपने क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। तो ये किसका सूत्र है आपके पास में, विद्युत शक्ति का सूत्र है। अभी आपने W के सूत्र लिखे थे, क्या लिखे थे, आपने लिखा था VIT, उसे T से डिवाइड किया तो क्या बना, ये VI बना। इसी तरीके से I² R बनेगा, और इसी तरीके से ये क्या बनेगा, V² अपॉन R बनेगा। तो ये सारे जो सूत्र है ये आपके पास में किसके आ जाते हैं, विद्युत शक्ति के आ जाते हैं। तो शक्ति के सूत्र VI I² R और V² R
वी स्क्वायर अपॉन आर, ये सारे किसके सूत्र है? शक्ति के सूत्र है। ठीक है, और शक्ति का मात्रक आप सभी जानते हो, शक्ति का जो मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। और वाट को देखो तो किसके बराबर होता है? जूल बटे सेकंड के बराबर होता है। अभी थोड़ी देर पहले अपने जूल को लिखा था वाट इंटू सेकंड, तो वाट को क्या लिखा जाएगा? जूल बटा सेकंड लिखा जाएगा। दूसरा वाट जो है एक छोटा मात्रक होता है, इसलिए अपने इसे किलोवाट के रूप में 10 की पावर 3, मेगावाट के रूप में 10 की पावर 6, इस रूप में अपने इसे काम में लेते हैं। यानी अपने वाट की जब भी बात की जाती है तो इसे किलोवाट के रूप में, मेगावाट के रूप में अपने काम में लेते हैं। तो ये अपने मात्रक आ जाते हैं। एक असौ शक्ति भी आता है, एक असौ शक्ति 10वीं क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो। एक असौ शक्ति 746 वाट जो अपनी होती है उसके बराबर होता है। कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एक असौ शक्ति जो है वो किसके बराबर होती है, तो आप लोगों को बताना है 746 वाट जो है एक असौ शक्ति के बराबर होती है। नेक्स्ट अपने टॉपिक पढ़ेंगे अधिक दूरी पर शक्ति स्थानांतरण। बिल्कुल लास्ट टॉपिक आपका इस चैप्टर का, अधिक दूरी तक शक्ति का स्थानांतरण। अधिक दूरी तक शक्ति का स्थानांतरण टॉपिक आपका ये अधिक दूरी पर शक्ति का स्थानांतरण। शक्ति स्थानांतरण, अगर आपको क्या करना हो, अधिक दूरी पर शक्ति का स्थानांतरण करना हो तो किस रूप में आपको करना चाहिए? तो सबसे पहले इसके अंदर देखिए, आप सभी जानते हो कि जब भी शक्ति का क्या किया जाता है, अधिक दूरी तक स्थानांतरण किया जाता है, तो आपको काफ़ी लंबे तारों की जरूरत पड़ती है। और तार की लंबाई जैसे जैसे आप लोग बढ़ाते जाओगे तो जो ऊर्जा की हानि हो रही है, जो शक्ति हानि हो रही है, उसका मान लगातार क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और आपको पता है कि जो पावर स्टेशन अपना होता है, पावर स्टेशन होता है, पावर स्टेशन से जब अपने घर तक विद्युत आती है तो अपने क्या करते हैं? काफ़ी लंबे तारों को काम में लेते हैं। अगर लंबे तारों को अपने काम में लेते हैं तो यहाँ पर शक्ति का क्या होता है? ह्रास होता है या शक्ति हानि होती है। तो अपने जैसे कितनी शक्ति को आगे भेजना है? P शक्ति को आगे भेजना है जिसकी वोल्टेज V है और करंट कितना है? I है। तो P इक्वल VI शक्ति को अपने क्या करना है? आगे तक दूरी तक स्थानांतरण करना है। अपने जो तार होते हैं वहाँ पर क्या होता है? शक्ति जो है, शक्ति का ह्रास होता है, शक्ति जो है उसकी हानि होती है। मान लेते हैं कि जो तार जोड़ रहे हैं उनका प्रतिरोध कितना है? RC है, और जो शक्ति स्थानांतरण अपने कर रहे हैं वो कितनी है? P है। तो जो शक्ति हानि हो रही है उसको मैंने किससे लिख दिया? PC से लिख दिया। और इसका सूत्र अभी अपने लिखा था P इक्वल I स्क्वायर R। उस सूत्र के अकॉर्डिंग जो शक्ति हानि हो रही है उसका मान अगर अपने देखें तो उसे क्या लिखेंगे? I स्क्वायर R C लिखेंगे। यानी अपने लिखेंगे PC बराबर I स्क्वायर R C। ये क्या है? अधिक दूरी तक शक्ति स्थानांतरण का सूत्र है। तो ये बना PC इक्वल I स्क्वायर R C। यहाँ से I का मान आप लोग निकालो। I किसके बराबर? P अपॉन V के बराबर। तो PC किसके बराबर? PC आप देख सकते हो P स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर और R C के बराबर है। यहाँ से PC का मान किसके बराबर है? अभी PC का मान है P स्क्वायर R C अपॉन V की स्क्वायर। इस सूत्र के अंदर आप लोग देख सकते हो कि अपने जो शक्ति भेज रहे हैं वो किस पर डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है विभवांतर पर या वोल्टेज पर। जितनी वोल्टेज पर उसे भेजा जा रहा है, अगर आप लोग वोल्टेज को बढ़ा देते हो, अगर वोल्टता जो है, इस वोल्टता को क्या कर दिया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। तो जैसे ही आप लोग वोल्टता को बढ़ाते हो तो वोल्टता की स्क्वायर के रूप में, वोल्टता की स्क्वायर के रूप में व्युत्क्रमानुपात में जो शक्ति हानि हो रही है उसका मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्योंकि जो शक्ति हानि हो रही है PC वो क्या है? V स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। PC जो है वो V की स्क्वायर के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। जो शक्ति हानि हो रही है वो वोल्टता जो है उसकी स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जितनी आप वोल्टेज बढ़ाते हो उतनी शक्ति हानि कम होती है, और उतनी शक्ति हानि नहीं, जो वोल्टेज बढ़ा रहे हो उसकी स्क्वायर के रूप में, 1 स्क्वायर के रूप में शक्ति हानि जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए अपने जब भी क्या किया जाता है? अधिक दूरी तक शक्ति का स्थानांतरण किया जाता है। तो आप सभी जानते हो कि अपने घरों तक जो विद्युत धारा आती है, जो विद्युत या शक्ति अपने घर तक पहुंचती है, उसके अंदर जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज अपने 230 काम में लेते हैं अपने तो, परंतु जो सामान्य अपने तार जो होते हैं वो कितने के होते हैं? वो 10,000 से लेकर के 11,000, 12,000, 44,000, 22,000 इस तरीके की वोल्टेज
वोल्टेज के तार होते हैं। ठीक है, जैसे ही अपने घरों के पास में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वहाँ पर वो पहुँचती है, वो ट्रांसफार्मर उसे फिर से किस में बदल देता है, 220 वोल्टेज में बदल देता है। ठीक है, यानी आप लोगों ने देखा है कि जब जो अपना पावर स्टेशन होता है वहाँ से जो वोल्टेज को या शक्ति को आगे भेजा जाता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उसकी वोल्टेज जो है उसके मान को बढ़ा दिया जाता है, यानी वोल्टेज जो है उसका मान काफ़ी ज़्यादा करके उन तारों में प्रवाहित किया जाता है, जिससे क्या होता है, शक्ति आने का मान कम होता है। क्यों कम होता है ये आप लोग देख सकते हो, V की स्क्वायर के रूप में उस जगह पर क्या होता है, शक्ति आनी कम होती है। ठीक है, क्योंकि V स्क्वायर के ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो इससे अपने शक्ति यानी कम होगी। और जैसे ही अपने घरों के पास में जो ट्रांसफार्मर लगे हुए वहाँ पर विद्युत धारा आती है, उसको फिर से क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है कम वोल्टेज में, और अपने शक्ति को क्या करते हैं, काम में लेते हैं। यही कारण है कि अपने जो तार होते हैं उनमें जो वोल्टेज ली जाती है, जो पावर स्टेशन से अपने गाँव तक जहाँ से लाइट पहुँचती है, कितने वोल्टेज के रूप में आती है, 22,000, 11,000, 44,000, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज के वो मान आते हैं। धारा को अपने नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि अगर आप लोग धारा बढ़ाओगे तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो PC है वो I स्क्वायर के क्या है, समानुपाती है। अगर आप लोग क्या कर दोगे, धारा को बढ़ा दोगे तो I स्क्वायर के रूप में जो शक्ति आनी है उसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब अगर धारा को आप लोग बढ़ा दोगे तो धारा बढ़ाने पर शक्ति आने का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, अधिक ज़्यादा शक्ति की हानि अपनी होनी शुरू हो जाएगी प्रतिरोध के सिरों पर। इसलिए किसको बढ़ाया जाता है, वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे जो शक्ति आनी है उसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपका 5वां चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर 6ठा चैप्टर शुरू कर रहे हैं इस यूनिट का। ठीक है, आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।